समस्त शिक्षकों को नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाह रहा हूं आप सभी से। मैं आप सभी का कीमती समय चाहता हूं कि जो युक्तियुक्तकरण हो रहा है अभी, तो सरकार किस स्तर पर जाकर इसकी तैयारी किया है और युक्तियुक्तकरण का नियम कानून जो है वो बनाया है। तो उसको हम समझेंगे तो हमें कोर्ट जाने में आसानी भी होगी और कोर्ट से हमारे लिए क्या क्या बातें हम वहाँ कोर्ट में जा कर के रख सकते हैं उसको हम जान पाएंगे अगर इस वीडियो को हम पूरा समय देते हैं तब की स्थिति में। और सरकार की तैयारी एकदम ज़बरदस्त है, वो बहुत स्तर तक जा कर के तैयारी किया हुआ है और वो चाहता है कि युक्तियुक्तकरण किसी न किसी तरीके से पूर्ण हो जाए और उन्हें शिक्षकों की भर्ती ना करना पड़े। और साथ ही उन स्कूलों को भी मर्ज कर रहा है ताकि वहाँ के रसोइया, वहाँ के स्वीपर, इन सब को एक झटके में नौकरी से निकाल करके अपने वित्त पोषण कर सके। बस इतना ही सरकार का लक्ष्य है और इसीलिए कैबिनेट में सरकार ने इंटरेस्ट लेकर के इस युक्तियुक्तकरण की जो कार्यवाही है उसको आगे बढ़ाया है। इसमें युक्तियुक्तकरण में कई बार संशोधन भी हुआ है, अधिकारियों के द्वारा किया गया है, तब जाकर के आदरणीय सीएम साहब ने इसको आगे बढ़ाया है। चलिए जानते हैं कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें सरकार के क्या क्या पक्ष हो सकते हैं, उनको जान लेना चाहिए एक बार, तभी हम अपना तैयारी कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु जो चर्चा का रहेगा वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात क्या है इसको लेकर रहेगा और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय की दूरी क्या रहेगी। जो युक्तियुक्तकरण में तो दो बातें मुख्यतः लिया गया है, छात्र शिक्षक अनुपात और उन विद्यालयों को मर्ज करना है जिनकी दूरी भी बताया गया है। और अगला हमारा बिंदु रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात क्या निर्धारित किया गया है या कैसे होना चाहिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दर्शाया गया है। उस बिंदु पर भी मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। इसके अलावा युक्तियुक्तकरण का इन नियमों के साथ तुलनात्मक चर्चा करेंगे कि युक्तियुक्तकरण में जो भी नियम कानून बने हैं वो सरकार कैसा तैयारी किया है, क्या उन्होंने जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 है उसका ध्यान रखा है कि नहीं रखा है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय की दूरी का ध्यान रखा है कि नहीं रखा है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्र शिक्षक के अनुपात का क्या पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका भी हम इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में विषय निर्धारण हेतु वर्तमान नियम क्या है, इस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम क्या है। तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था जिसे हम जानते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम, और ये सन 2009 में पारित किया गया था, इसलिए इसे कहा जाता है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009। और ये मुख्यतः जोर देती है सभी बालकों का जिनका उम्र 6 से 14 वर्ष है उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए तौर तरीकों का वर्णन करता है। चलिए इसमें ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 है उसके अनुसार छात्र शिक्षक का अनुपात क्या है। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय में 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक रहेगा और अगर 31 से 60 के बीच अगर विद्यार्थी है तो वहाँ 2 शिक्षक रहेगा, और इसी तरह 61 से 90 के बीच विद्यार्थी है तो वहाँ 3 शिक्षक रहेगा, और 91 से 120 के बीच अगर विद्यार्थी है तो 4 शिक्षक रहेंगे। चलो अब जान लेते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में क्या बातें हैं। तो ये देखिए आपके सामने है और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वेबसाइट में प्रकाशित किया गया है, जिसे मैंने उसका अंश को लिया हुआ है। और इसमें लिखा गया है कि कक्षा 1 से लेकर के, वहाँ पर 5 नहीं लिखा है पर उसको समझना होगा, 5वीं के लिए है ये, 60 भर्ती बच्चों के लिए 2 शिक्षक रहेगा। स्पष्ट है कि अगर किसी विद्यालय में 60 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक रहेंगे, मतलब 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक का निर्धारण किया गया है। जी हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छा ये है कि अगर 61 हो गया तो आप इस चीज़ को कोर्ट में लड़ सकते हैं कि मेरे विद्यालय में 60 से ज़्यादा है और हम वहाँ पर 3 शिक्षक रह सकते हैं। तो ये आपके पक्ष में एक बातें हो सकती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख लीजिए कि छात्रों की जो संख्या है और आवश्यक शिक्षकों की संख्या है वो क्या है। तो 60 छात्र तक 2 शिक्षक रहेंगे प्राथमिक विद्यालय में, और 61 से 90 छात्र तक 3 शिक्षक रहेंगे प्राथमिक विद्यालय में। इसी तरह 91 से 120 छात्र तक 4 शिक्षक रहेंगे, और 121 से 200 छात्र तक 5 शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक। अब देखिए यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर 120 से कम है या 100 से कम है तो उस स्थिति में प्रधान पाठक नहीं रखा जाएगा। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित है। अगर मैं हो सकता हूँ गलत भी हो सकता हूँ, पर एक बार आप लोग और इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि प्रधान पाठक का इसमें उल्लेख नहीं है। परंतु वर्तमान में जो युक्तियुक्तकरण हो रहा है उसमें प्रधान पाठक का व्यवस्था किया गया है, जो कि अच्छा भी है।
वो अपने अपने परिप्रेक्ष्य में किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? इसे पीटीआर के नाम से जाना जाता है, प्यूपिल टीचर रेशियो। तो माध्यमिक विद्यालय में 35 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक रहेगा। और अभी युक्तियुक्तकरण का जो नियम आया है उसमें भी यह बात उल्लेखित है। तो कोर्ट जाने से पहले इन चीज़ों पर अवश्य अपना विचार रखिएगा और इस पहलू को समझ लीजिएगा। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि मैं आपका मनोबल कमज़ोर करने के लिए यह वीडियो नहीं बनाया हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा मदद हो जाए। मैं भी एक शिक्षक हूँ और इससे मेरे दोस्त लोग प्रभावित हो रहे हैं और मेरे अग्रज लोग भी प्रभावित हो रहे हैं सारे। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो भी कानूनी कार्यवाही अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देख करके एक बार उससे आगे का सोच करके तैयारी कीजिएगा। और सरकार देखो किस स्तर पर जा कर के तैयारी की है। हम अगर किसी युक्तियुक्तकरण का आदेश आया पढ़े तो हमें लगा कि ये 2008 के सेटअप को ख़राब कर रहा है, या हमें लगता है कि बहुत सारे नियम जो है वो नियमों के अधीन नहीं है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन है। पर अगर आप इसको स्पष्ट देखोगे तो आपके पक्ष में है या विपक्ष में, वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। और माध्यमिक विद्यालय में 105 अगर शिक्षक है तो एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक रहेगा। और इसी तरह अगर 106 हो गया, 105 से ज़्यादा हो गया तो एक प्रधान पाठक 4 शिक्षक रहेगा। मतलब ये है कि 35 छात्र अगर बढ़ते जाएगा तो आपके विद्यालय में एक शिक्षक अतिरिक्त रहेंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ। आप ये देखिए कि जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम है उसका कुछ अंश मैं यहाँ पर लिया हूँ स्क्रीनशॉट करके। तो इसमें लिखा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक होना चाहिए ताकि छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 के साथ पहला विषय रहेगा विज्ञान और गणित, दूसरा रहेगा सामाजिक विज्ञान और तीसरा रहेगा भाषा। और प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। अर्थात ये विज्ञान और गणित एक विषय, सामाजिक विज्ञान 2 और भाषा चाहे हिंदी आए, चाहे अंग्रेजी आए, चाहे संस्कृत आए, इसके लिए एक शिक्षक होना चाहिए। अर्थात 3 शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के लिए अनिवार्य है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अगर दर्ज संख्या 100 से अधिक है तब एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक भी नियुक्त किया जाना होता है। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि अगर 100 से कम है तो सरकार के ऊपर है, वो चाहे तो प्रधान पाठक वहाँ नियुक्त कर सकता भी है और नहीं भी कर सकता है। हो सकता है कहीं और नियम आया होगा पर मैं उसको नहीं जानता हूँ कि प्रधान पाठक रखना ही है माध्यमिक विद्यालय में। लेकिन अगर आप शिक्षा के अधिकार अधिनियम को देखोगे तो 100 से अगर कम अगर विद्यार्थी दर्ज संख्या है माध्यमिक विद्यालय में तो प्रधान पाठक का यहाँ पर कोई स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है उनके पद को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छात्र शिक्षक अनुपात में विषय का निर्धारण अभी हम युक्तियुक्तकरण में देखें तो अंग्रेजी विषय को वेटेज दिया गया है, अंग्रेजी विषय को पहले लिया गया है। लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यह स्पष्ट है कि विज्ञान और गणित विषय इसको पहले लिया जाना है। मतलब अगर कोई शिक्षक गणित का है तो गणित भी पढ़ाएगा और विज्ञान भी पढ़ाएगा, अगर विज्ञान का है तो विज्ञान भी पढ़ाएगा और गणित पढ़ाएगा। और दूसरा यह है कि सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसे दूसरे क्रम में विषय के रूप में लिया गया है और तीसरे क्रम में भाषा के शिक्षक लिया गया है। अब जो भाषा का शिक्षक रहेगा वो इंग्लिश, छत्तीसगढ़ भारती और सुरभि दोनों पढ़ाएगा, ऐसा है। लेकिन व्यवस्था में आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में युक्तियुक्तकरण हो रहा है तो उसमें अंग्रेजी, गणित, कला और विज्ञान, फिर उसके बाद हिंदी को लिया गया है और संस्कृत को लिया गया है। अब इससे आप अपना कोर्ट की लड़ाई जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, इससे कुछ और अलग सोच करके। चलिए इसी में और आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं कि विद्यालय की जो दूरी है वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कैसे निर्धारित है। चलिए जानते हैं। तो बच्चे के घर से क्रमशः 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और माध्यमिक विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अभी युक्तियुक्तकरण हो रहा है तो वही चीज़ें हो रही है कि जितने भी 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी विद्यालय हैं उसको मर्ज किया जा रहा है। इसमें 1 किलोमीटर को ध्यान रखा गया है और सरकार ने कलेक्टर को यह भी निर्देश दे दिया है कि किसी अनुसूचित क्षेत्रों में या जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ विशेष परिस्थितियों में अगर नदी है, वहाँ पुल नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है, तब की स्थिति में चाहे 1 किलोमीटर में 2 विद्यालय रहे या 3 विद्यालय, ये कलेक्टर के विवेक पर है कि उसे वो मर्ज करे या ना करे। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, चलिए उसको जानते हैं। तो छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऐसा है, आप इसको ना अध्याय 2 में पढ़ेंगे और उसके तीसरे बिंदु पर है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा।
और वंचित क्षेत्रों में तो शिक्षकों को अवश्य भरा जाना है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित है। और साक्षरता की दर अगर निम्न हो तो वहाँ पर स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और यह भी ध्यान रखा गया है, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, उसमें जो PTR है, छात्र शिक्षक अनुपात, वो 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होना है। और यह भी इसमें उल्लेखित है कि अगर कोई सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा इलाका है, जैसे हमारे यहाँ बस्तर, सरगुजा और कोरबा के इलाके आते हैं, तो वहाँ पर 25 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक को रखा जाना उचित रहेगा। इन्होंने यहाँ पर ये सलाह दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, सरकार माध्यमिक विद्यालय में 35 विद्यार्थी कर दिया है। अब इसको समय के साथ साथ कम करना चाहिए। 25 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक करेगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर जोर देता है कि वहाँ का जो अध्यापन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से रहेगा। इस बात को भी आप रख सकते हैं आगे। और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या है, चलिए उसको भी जानते हैं। तो जो शिक्षक है वो वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर भी जोर देता है कि शिक्षकों को जो समाज और सरकार के द्वारा मिलना चाहिए सम्मान, चाहे उसको जो भी उसके वेतन भत्ते हैं, उसके प्रमोशन हैं, ये सारे चीज़ें उसे समय पर नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो उनकी बढ़ती पदस्थापना, सेवा शर्त और शिक्षकों के अधिकार, ये सब उसे समय रहते मिलना चाहिए। तभी उनको उनके प्रति जो समाज है उसमें आदर और सम्मान के भाव पुनर्जीवित होता रहेगा। ऐसा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों को लेकर उल्लेखित है। और साथ ही जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है, क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। अब इसको ये समझिए कि जो विद्यालय अभी मर्ज हो रहा है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है। आपने बहुत सारा वीडियो अभी देख रहा होगा, हरियाणा के शिक्षक लोग शानदार वीडियो बनाया है, उत्तर प्रदेश में इतने सारे विद्यालय बंद हो गए, पंजाब में इतने सारे विद्यालय बंद हो गए। तो ये जब से यूथ आया है तो सारे देश का जो डेटा है स्टूडेंट और शिक्षक का, ये सारे एक जगह जा रहा है और उसका सतत मॉनिटरिंग हो रहा है। तो इसमें ये पाया जा रहा है कि देश के अधिकांश इलाकों के विद्यालयों में जो छात्र शिक्षक अनुपात है उससे भी कम दर्ज संख्या पाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बना तो उन्होंने 2016-17 के जो शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात है, आंकड़ा है, उसको लिए और उन्होंने पाया कि 28% सरकारी प्राथमिक विद्यालय में और 14.8 माध्यमिक विद्यालयों में 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। अर्थात 1 से 8 तक स्कूलों में औसतन 14 छात्र है और कुछ स्कूलों में तो ये मात्र 6 है, अर्थात 6 विद्यार्थियों पर 2 या 3 या 5 शिक्षक काम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इन विद्यालयों का समेकन किया जाए, और ये वही प्रक्रिया है। देश में धीरे धीरे इन विद्यालयों का समेकन हो रहा है क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थी है नहीं और शिक्षक ज़्यादा है। तो ऐसे विद्यालयों का अगर समेकन होता है तब तो ठीक है कि किसी विद्यालय में 10 से कम है, 6 है, 14 है। लेकिन जिन विद्यालयों में 30 से अधिक विद्यार्थी है, 35 से अधिक विद्यार्थी है, वहाँ तो विषय शिक्षक अनिवार्य है, वहाँ का युक्तियुक्तकरण होना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। तो विद्यालयों का जो समेकन जो हो रहा है, मर्जर, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरे देश में धीरे धीरे करके विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। और मैं इसका विरोध करता हूँ कड़े शब्दों में, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी साल विद्यालय में 50 विद्यार्थी आते हैं तो किसी साल विद्यालय में 60 और 70 की संख्या में भी विद्यार्थी आ जाते हैं। इसका कोई विशेष मानक नहीं है, कभी भी जनसंख्या के आधार पर रहता है, ये कम ज़्यादा होते रहता है। शिक्षकों का अनुपात तो अगर बदल दिए तो क्या होगा, जो दर्ज विद्यार्थियों का संख्या है वो कम है तो ठीक है, ज़्यादा हो गया तब की स्थिति में सरकार तो तुरंत पदस्थापना करती नहीं है। तो इस स्थिति में यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। अब जानते हैं कि इन स्कूलों का समेकन एक विकल्प है जिस पर हमेशा चर्चा की जाती है, अर्थात स्कूलों का जो मर्ज हो रहा है युक्तियुक्तकरण के द्वारा, तो इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि इसे बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए कि इसकी पहुंच पर कोई प्रभाव ना पड़े। अर्थात जो विद्यालय की दूरी है उसका तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए और साथ ही उन इलाकों का भी ध्यान रखना है जहां पर पहुंच और बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, तभी इन स्कूलों का समेकन करना चाहिए। और अतः कहा भी गया है कि छोटे पैमाने पर समेकन की संभावना दिखती है, इसीलिए अभी अगर जो युक्तियुक्तकरण हो रहा है तो सारे विद्यालयों का ये लोग एक साथ नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे करके कर रहे हैं। अब देखो अभी क्या हो रहा है, हम सभी शिक्षक जो है वो
अतिशेष शिक्षकों के निकलने का ही विरोध कर रहे हैं। वर्तमान में हम विद्यालय मर्ज हो रहा है उसको खुले आंख से देख रहे हैं, मगर कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। समझ के देखिए, अगर ये विद्यालय मर्ज हो गए तो आप कितना भी विरोध कर लो, चाहे कोर्ट में चले जाओ, जहाँ भी जाना है चले जाओ, एक लाइन में यही होगा कि आपके विद्यालय तो मर्ज हो गया है, आपको किसी दूसरे विद्यालय युक्तियुक्तकरण के तहत पदस्थ किया जाना ही है। तब की स्थिति में आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको जो दावा आपत्ति लगाना है अभी समय है, लगा सकते हैं, पर अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सरकार चुपचाप तरीके से अपना काम कर रहा है, कहीं ना कहीं इस विद्यालय को तो मर्ज कर ही रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे, जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सके। मतलब यहाँ पर शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि शिक्षक का बिना मतलब का स्थानांतरण नहीं करना है। ये हानिकारक प्रैक्टिस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे शिक्षकों के जो मनोबल है, काम करने की जो गुणवत्ता है और जो पालक और छात्रों के साथ जो ट्यूनिंग बनी हुई है उसमें किसी भी प्रकार का जो गुण दोष है या वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, इस बात का भी ध्यान दिया गया है। तो इसे भी आगे रखा जा सकता है कि ज़बरदस्ती का जो विद्यार्थियों के साथ जो ट्यूनिंग है उसे कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा ख़त्म किया जा रहा है युक्तियुक्तकरण करके। इसके अलावा अब जानते हैं युक्तियुक्तकरण क्यों हो रहा है। तो इसका तुलनात्मक अगर मैं अध्ययन करूं तो बहुत सारी बिंदु है जो इन नियमों को पढ़ा तो लगा कि ये क्यों हो रहा है। तो देखिए, शालाओं का जो युक्तियुक्तकरण हो रहा है वो एक ही परिसर में संचालित शालाओं का युक्तियुक्तकरण हो रहा है, वो किस नियम के तहत हो रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये दिया गया है कि जो विद्यालय है यूडाइज के डेटा को आधार मान करके जो औसतन 14 छात्र है किसी विद्यालय में और शिक्षक अधिक है किसी विद्यालय में 6 है, उसी को आधार बना करके पूरे देश भर में इन विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है आसपास के विद्यालय में। हम यहाँ पर बात करते हैं कि दर्ज संख्या। तो दर्ज संख्या की अगर बात करें तो कोई बोलता है 2008 का सेटअप का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसा है, जब भी सरकार अगर कोई भी नियम कानून बनाती है सेटअप, तो वो केंद्र सरकार में के द्वारा जो संसद में पारित अधिनियम है उसको ध्यान में रखकर ही ये सब नियम बनाते हैं। तो सरकार जब युक्तियुक्तकरण का आदेश बना रहा है तो मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बातों को ध्यान में रखकर ही यह युक्तियुक्तकरण का जो आदेश है वो निकाला है, वो नियमों को संशोधित किया है। वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया है कि 2008 में क्या था, 2014 में कैसे युक्तियुक्तकरण हुआ था, उसको यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा गया है। कहीं ना कहीं इस बात का भी विरोध हो सकता है। अब बच्चे के घर से क्रमशः 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करे। तो इसी को आधार बनाकर जो 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो अलग अलग परिसर हो, उन सब को एक ही परिसर में गिना जा रहा है। अब बात करते हैं दर्ज संख्या की। तो कोई बोलता है कि 2008 में सेटअप अलग था, 60 विद्यार्थियों पर 3 शिक्षक था, 4 शिक्षक था, या माध्यमिक विद्यालयों में भी अलग ही सेटअप था। तो जब आप इन नियमों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है प्राथमिक विद्यालय में, और इसी तरह माध्यमिक विद्यालय में 35:1 है। और इसमें विषय का भी क्रम दिया गया है, विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा। तो इसको लेकर के बात आगे रखी जा सकती है, इस पर चर्चा किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि वर्तमान में विषय का क्या प्रावधान है। तो राजपत्र में उल्लेखित है कि माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों का भर्ती होना है तो वो विषय आधारित नहीं होगा, मतलब विषय बंधन से मुक्त रखा गया है और ये राजपत्र में प्रकाशित है। तो जब तक सरकार इसको राजपत्र में संशोधित नहीं कर देती तो वो किस तरह से विषय को आधार बना करके अंग्रेजी, गणित, कला, विज्ञान, हिंदी, इसको आधार बना करके युक्तियुक्तकरण कर रहा है, ये समझ से परे लगता है। क्योंकि ये आदेश अभी भी प्रभावी है, इसको संशोधित नहीं किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखा जा सकता है। और यह जो भी युक्तियुक्तकरण हो रहा है इसका विरोध कोर्ट में होना चाहिए, हड़ताल के माध्यम से होना चाहिए, जो भी माध्यम है, ज्ञापन सब करके अभी तत्काल होना चाहिए। अगर इसमें विलम्ब हुआ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और सरकार की तो पूरी मंशा है, ये कैबिनेट में गया था ये बात कुछ समय पहले, इसको सीएम साहब ने फाइल को लौटा दिया था और इसमें उन्होंने इंटरेस्ट लेकर के संशोधन भी करवाया है। क्योंकि सरकार का मंशा है बेरोजगारों को रोजगार ना दिया जाए और कहीं ना कहीं जो वित्तीय भार है उसकी कटौती कैसे किया जाए। तो ये युक्तियुक्तकरण जुगाड़ ही लगाया जा रहा है और जुगाड़ लगा करके इन सब के द्वारा ही वित्त का जो भार है उसको कम किया जाएगा। तभी तो वो माताओं को 1000 का जो योजना है वो दे पाएगा और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से प्राइवेट स्कूल
को खोल करके वो उन पैसों को वापस लेना भी चाह रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का मंशा अलग तरह का है, क्योंकि सरकार के पास अगर हम बेरोज़गार लोग जाते हैं तो हमको यही कहा जाता है कि आप रोज़गार मांगने वाले मत बनिए, रोज़गार देने वाले बनिए। आप रोज़गार का सृजन करता है, आप रोज़गार लेने वाले नहीं हैं, यह कहा जाता है। और वो भी बड़े जिम्मेदार लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो इसका विरोध अनिवार्य है और कोर्ट पर यदि आप जाते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आगे जाइएगा। धन्यवाद।